हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 का जो 15वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है 14 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वां अध्याय है हमारे चार वायु। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। आप उसको नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन साथ रखिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, या आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखते हैं क्या दिया है इसमें। सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। तो सभी जो जीव होते हैं, सजीव जो होते हैं, तो वो उन्हें क्या वायु की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो श्वसन द्वारा वायु को अंदर लेते हैं और वायु में ऑक्सीजन होता है। तो इस वजह से वायु जो होती है वो आवश्यक होती है जीवों के लिए। आपने कभी नहीं देखा होगा, क्या वायु को आपने कभी देखा है? आप नहीं देख सकते हैं वायु को, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। तो वायु का केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। इसे आप तो अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े जो होते हैं वो धीरे धीरे हिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ वायु चल रही है या वायु बह रही है। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। तो वायु क्या करता है? पतंग को उड़ने में मदद करता है। निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। तो आप निष्पावन जो प्रक्रिया होती है, आप पढ़े होंगे कि रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया जाता था। तो रेत से जो है बुरादे को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वो होती है निष्पावन। जब आप जो है हवा का जो दिशा होता है, जिस तरफ हवा बहती है उस तरफ जब आप रेत और बुरादे को गिराते हैं तो जो हल्का बुरादा होता है वो हवा के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा जो हल्के पदार्थ होते हैं उसको अलग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी विधि? निष्पावन विधि। तो ये बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है निष्पावन विधि। ये तभी विधि अपनाई जाती है जब वायु बहता हुआ होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज़ गति से चलती है। कभी कभी तो पेड़ों को भी उखाड़ देती है और छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। तो आप समझ गए कि वायु क्या होता है, वो कैसे चलता है, क्या क्या उपयोग है वायु का। क्रियाकलाप 1 में क्या बताया गया है कि किस प्रकार एक साधारण फिरकी को बनाया जाता है। तो ये आप करके देख सकते हैं। इसी तरह जो है बनेगा। इसी तरह आप जब भी इसको आगे पीछे लेकर जाएंगे तो ये हवा के बहाव से चलने लगता है, नाचने लगता है। तो ये किस वजह से नाचता है? हवा के प्रभाव से। एक यहाँ पर दिखाया गया वात सूचक। ये क्या होता है? इसका जो आप ये तीर देख रहे हैं निशान, तो जब भी हवा, मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा बह रही है, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा बहेगी तो ये वात सूचक जो होते हैं इसी दिशा में स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि जब ये पूर्व से पश्चिम दिशा में होंगे
तो हवा बह रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण में बहने की वजह से इस पर प्रभाव पड़ेगा और ये जो वात सूचक है ये घूमकर किस दिशा में आ जाएगा, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, क्योंकि हवा का बहाव इस तरफ है। हवा का बहाव किधर है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये घूमकर जो है उत्तर की दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाएगा। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? बिल्कुल, हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। यहाँ क्रियाकलाप 2 में क्या दिखाया गया है, इसमें एक बोतल लिया गया है और उस बोतल को, खाली बोतल लिया गया है और उस बोतल को उल्टा एक बाल्टी में जल भरा हुआ है, उसमें उल्टा उस बोतल को डालते हैं। तो आप देखते हैं कि वो उसमें जो है पानी अंदर नहीं जाता उस बोतल में। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें पहले से वायु भरी हुई, उस बोतल में क्या होती है, वायु पहले से विद्यमान होता है। इसी वजह से जो है इसमें पानी नहीं घुस पाता, क्योंकि वायु भी तो स्थान घेरती है, इसी वजह से उसमें जल नहीं जा पाता। लेकिन जैसे हम इस बोतल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो क्या होता है कि वायु जो है निकलने लगती है और बुलबुले के रूप में ऊपर आती जाती है, और जैसे जैसे वायु निकलती है उसका स्थान घेरने के लिए उसमें जल धीरे धीरे चला जाता है उस बोतल में। तो आप क्या देखते हैं, इससे क्या पता चलता है कि वायु जो है स्थान घेरती है, मतलब होता है। तो ये क्रियाकलाप क्या दर्शाता है कि वायु जो है वो स्थान घेरती है। तो ये आपको पहले से ही पता होगा कि वायु क्या होती है, स्थान घेरती है। तो आपने देखा कि बोतल में वायु पहले से विद्यमान थी और विद्यमान होने की वजह से जब हम उल्टा उसको बाल्टी में डालते हैं तो उसमें पानी नहीं भरता है, क्योंकि वायु पहले से उसमें मौजूद है। लेकिन जैसे हम उस बोतल को तिरछा करते हैं वायु धीरे धीरे निकलने लगती है और बुलबुले के रूप में ऊपर आ जाती है और उसमें जल बोतल में भरने लगता है। तो यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, तो वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं, इसीलिए वायु क्या है, पारदर्शी होता है। तो वायु स्थान घेरता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये चारों तरफ उपस्थित होते हैं और ये इसके आर पार देखा जा सकता है, इसलिए ये पारदर्शी होते हैं। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। तो हमारी पृथ्वी जो है वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है, मतलब वायु विरल होता जाता है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु की मात्रा कम होती जाती है, वायु विरल हो जाता है। वायु विरल होने का मतलब कि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो पर्वतारोही होते हैं जब ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं इसी वजह से ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अगर नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सांस उनका फूलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। वायु किससे बनी होती है? अगला हेडिंग है
18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। तो कब तक ऐसे सोचते थे? 18वीं शताब्दी तक। लेकिन प्रयोगों से ये सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु क्या होता है? अनेक गैसों का एक मिश्रण है। और यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयव के बारे में पता लगाते हैं। पहला है हमारा घटक वायु का, वो होता है जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प होता है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होते हैं। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। तो जो वायु होती हैं उसमें क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा पहले से विद्यमान होती है, और जब ये ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो क्या होता है? इसमें जो जलवाष्प उपस्थित होता है वो ठंडी होकर संघनित हो जाती है और संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। और यही छोटी छोटी जल की जो बूंदें होती हैं वो ठंडे पृष्ठ पर हमें दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प उपस्थित होना अनिवार्य है। तो ये जल चक्र के लिए आवश्यक है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित रहे। क्रियाकलाप 3, वायु में ऑक्सीजन है या नहीं, इसमें बताया गया है कि आप 2 मोमबत्ती रख लीजिए जलते हुए, एक को खुला छोड़ दीजिए और एक मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कुछ देर बाद कि ये जो बाहर मोमबत्ती रखी हुई होती है वो तो जलती रहती है, वो नहीं बुझती है, लेकिन जो कांच के अंदर मोमबत्ती है कुछ देर बाद वो बुझ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस मोमबत्ती को आपने कांच के गिलास से ढका था उसमें वायु था और वायु में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की वजह से वो कुछ देर तक जल रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो गई वो मोमबत्ती बुझ गई। तो इस प्रकार क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो जलने में सहायक होता है, लेकिन जो बाहर हमने मोमबत्ती रखा वो लगातार जल रहा था, इसलिए वो नहीं बुझा। तो इसमें यही बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है, इसी वजह से वो जलता रहता है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। तो वायु का ये दूसरा घटक था ऑक्सीजन। पहला था जलवाष्प, फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक होता है, तो ये सबको पता होगा। अगला घटक है हमारा वायु का, वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष रहता है? उसके अंदर वायु का कुछ भाग रहता है। तो यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। तो वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वो नाइट्रोजन कहलाता है। तो ऐसा नहीं है, वायु तो गैसों का मिश्रण है, तो जब तक ऑक्सीजन था तब तक मोमबत्ती तो जल रहा था, लेकिन उसमें नाइट्रोजन भी है जो जलने में सहायक नहीं होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन भी विद्यमान है। अगला आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी, या घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण होती है, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है।
हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। तो ये बहुत कम मात्रा है जो वायुमंडल में विद्यमान होता है। तो यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न होता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है, मेनली वायु को प्रदूषित करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो फसल के अवशेष बचते हैं या जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको कभी जलाना नहीं चाहिए, इससे वायु प्रदूषित होता है। तो कोई भी वस्तु हो आप जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर यही आप बंद कमरे में जलाएंगे तो आपको घुटन महसूस होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। अगला है वायु का घटक धूल और धुआं होता है। तो अगला घटक है धूल और धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूल कण होते हैं। तो धुएं में क्या होता है, कुछ गैसें भी होती हैं और कुछ सूक्ष्म धूल कण भी होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते होंगे। तो ये लंबी चिमनियाँ इसीलिए होता है कि जो हानिकारक धूल गैस ये सब निकलते हैं वो हमारी नाक से दूर रहे। मतलब जो मनुष्य प्राणी है वो उनके पास ये धूल धुएँ ना पहुंच पाए, इसलिए चिमनियों को काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है ताकि वो वायुमंडल में जो हानिकारक धूल और गैसें होती हैं वो वायुमंडल में चली जाए। लेकिन आकाश में उड़ते हुए जो पक्षियां होती है उनके लिए बिल्कुल ये नज़दीक होती हैं और वो उसे नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वायु में जो है धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे पता चलेगा कि वायु में जो होता है धूल कण होते हैं, तो आप क्या करिए, जैसे आप एक कमरे को देखते होंगे और वो उसमें जो है आप पूरा अंधेरा करिए, आप उसको खोल के यहाँ से सूर्य का पहुँच सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर दरवाजे में एक होल है जहाँ से सूर्य के प्रकाश की रोशनी आ रही है। तो जब भी आप सूर्य के प्रकाश की रोशनी में आप देखेंगे ध्यान से, तो कुछ धूल के कण दिखाई देंगे जो घूमते रहते हैं, जैसे जिगजैग जैसा संरचना बनाते हैं और वो कण इसी तरह घूमते रहते हैं। तो जब भी सूर्य के प्रकाश को आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वायु में जो है धूल के कण भी विद्यमान होते हैं। क्या आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेज़ी से घूम रहे हैं? ये कण धूल के कण ही होते हैं। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को भी देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते रहते हैं, नृत्य करते हुए प्रतीत रहते हैं। तो यह क्या दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर धूल की मात्रा ज़्यादा होगा, जहाँ पर प्रदूषित स्थान नहीं होगा वहाँ पर धूल की मात्रा कम दिखाई देगी वायु में। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु अंदर लेते हैं, तो नाक से सांस लेने पर वायु अंदर जाता है, तो उसके साथ साथ धूल के कण भी हमारे अंदर जाते हैं। लेकिन हमारी नाक की ऐसी व्यवस्था होती है कि नाक में जो है छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं। वो क्या करते हैं कि वायु में जो धूल के कण होते हैं उसको रोक लेते हैं, वो उसको फेफड़ों में नहीं जाने देते हैं, जिससे हम इसके हानि से हम बच जाते हैं।
इसी वजह से हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, श्लेष्मा होती है, जो धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देती है। तो इसीलिए हमें मुंह से सांस कभी लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो डायरेक्टली जो है धूल के कण जो है पहुंच जाएंगे सीधे फेफड़ों में, जो फेफड़े को क्षति करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। इसी वजह से हमें हमेशा सांस जो है नाक से ही लेना चाहिए। तो मुंह से सांस लेने से हानिकारक धूल के कण जो होते हैं आपके शरीर में प्रवेश कर, इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। अब गैसों में क्या है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन है, तो ये सभी होते हैं। तो वायु में मुख्यतः जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है, और जो जलवाष्प भी होते हैं। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा, तो वायु में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। दोनों का जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों मिलकर 99% भाग बनाती हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। तो 78 और 21 आप जोड़ेंगे तो 99 आएगा, और 1% जो होता है वो अन्य गैसों में आ जाता है। और अन्य गैसों में अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 जो होता है वो 0.03% होता है। और फिर अगर हम अन्य गैसों की बात करें तो अन्य गैसों में एक गैस इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है आर्गन, आर्गन बोला जाता है। तो ये 0.93% होता है। कितना होता है, 0.93% आर्गन होता है, और शेष जलवाष्प दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। एक धातु या कांच के बर्तन में आप थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। तो जब भी जल उबलता है तो उबलने से पहले, जब तक वो नहीं उबल रहा है उससे पहले आप सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर झांक कर सावधानीपूर्वक देखिए। तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको छोटे छोटे बुलबुले उसकी सतह से चिपके हुए दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। तो बात यह है कि जो जल होता है उसके अणुओं के बीच क्या होती है, जगह होती है, और उसमें वो वायु भरी होती है। जब हम उस जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, यही वायु, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई जो वायु होती है वो बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी क्या हो जाता है, वाष्पित होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और अंततः क्या होता है, जल जो होता है हमारा वो उबलने लगता है। तो इस प्रकार जो वायु, पानी में जो वायु होती है वो धीरे धीरे ऊपर आती रहती है और वाष्प के रूप में वो निकलती रहती है। पानी क्या होता है, गर्म करने पर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है और वो धीरे धीरे उबलना चालू हो जाता है। कि जो जीव पानी में रहते हैं वो श्वसन के लिए क्या करते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी का वो उपयोग करते हैं। और जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं,
तो जो मिट्टी होता है, नमी युक्त मिट्टी होती है, उसमें वायु भरी होती है, क्योंकि मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ जगह होता है और उसमें वायु भरी होती है, और वायु में ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वो ऑक्सीजन की आवश्यकता को वो पूरा करते हैं। क्रियाकलाप 6 में क्या है? एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु है। तो मिट्टी में वायु रहता है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, मतलब उसमें से वायु निकलने लगती है और उसका स्थान ये पानी घेरने लगता है और जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव, पौधों की जड़ें क्या करते हैं? श्वसन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो मिट्टी के अंदर कण होते हैं, मिट्टी के कण, उसके खाली स्थान में क्या होता है? वायु, और उसी वायु का उपयोग ये श्वसन में करते हैं। जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं और जो मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं, इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी माद या छिद्र बना लेते हैं। कुछ मिट्टी के जीव होते हैं वो गहरी मिट्टी में माद बना लेते हैं, छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु के अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। तो जो छिद्र बनाते हैं, माद बना लेते हैं, उसकी वजह से भी वायु जो है अंदर बाहर आने जाने लगता है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मादों में वायु की जगह क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। तब कैसे ये पूरा करते हैं? तो इस स्थिति में ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। तो आप बरसात के मौसम में देखे होंगे कि जो मिट्टी में रहते हैं जीव, वो ऊपर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि उनके जो छिद्र होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या माद होते हैं जिसमें वे रहते हैं, तो उसमें जब जल भर जाता है तो उन्हें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होगी, जो वो ऊपर आकर पूरा करते हैं। मतलब वो बिल को छोड़कर ऊपर आ जाते हैं ज़मीन पर और वहाँ से वो सांस के लिए वायु का उपयोग करते हैं। तो यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही ज़मीन से बाहर आते हैं। तो जो केंचुए होते हैं, आप देखे होंगे कि मतलब वर्षा के मौसम में वो ज़्यादा आपको दिखाई देंगे ज़मीन पर आते हुए, क्योंकि उनके बिलों में जो है, छिद्रों में वह जल का, वर्षा को जो पानी होता है वो भर जाता है, जिसकी वजह से वो वायु प्राप्त करने ऊपर आ जाते, ज़मीन के बाहर आ जाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? इसलिए समाप्त नहीं होती क्योंकि जो जीव होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उन्हें प्राप्ति कहाँ से होती है? पेड़ पौधे से। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हम सांस लेने में उपयोग करते हैं और फिर हम उसको छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे उसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित मात्रा में विद्यमान रहते हैं और ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन समाप्त नहीं होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रस्थापित कौन करता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रस्थापित कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है प्रस्थापित। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? तो सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उपयोग की गई ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसकी तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वे श्वसन में जो ऑक्सीजन उपयोग करते हैं
उसकी अगर तुलना की जाए तो उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। कब करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। हालांकि वो श्वसन में ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन वो मात्रा उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो सभी जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे और जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता। इससे यह स्पष्ट होता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? जीवों से, और जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। तो इसी वजह से वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं वो खाने के लिए किस पर आश्रित होते हैं? पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। तो अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अनुपयोग हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? तो पवन चक्की के बारे में देख लेते हैं। हालांकि सभी जानते हैं पवन चक्की के बारे में, फिर भी देख लेते हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने में होता है। तो पवन चक्की का क्या क्या काम हो सकता है? ट्यूबवेल से पानी निकालना, आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करता है। तो पवन चक्की से विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। वायु नाव को खेने में, तो पानी में नाव को खेने के लिए वायु सहायक होता है। ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करता है वायु। पक्षी, चमगादड़, कीड़े ये जो वायु में उड़ते हैं, तो ये वायु की उपस्थिति की वजह से ही वायु बहुत से पौधों के बीजों, फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। तो वायु क्या करते हैं? ये परागण की क्रिया को भी सुगम बनाते हैं। जैसे पौधों के बीज हुए, फूलों के परागकण हुए, वो इधर उधर फैलाने में सहायक होते हैं वायु। तो जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वायु में जलवाष्प होना आवश्यक है। इसी वजह से जल चक्र का जो प्रक्रम है वो पूरा होता है, इस जलवाष्प की वजह से ही। तो ये पाठ समाप्त होता है। आइए सारांश देखते हैं। जो कुछ अभी हमने पढ़ा उसका सारांश इसमें दिया गया है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है या प्रत्येक स्थान पर विद्यमान होती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी होते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन मतलब जलने में सहायक होता है और श्वसन के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन। वायु की वह जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। तो जो जलीय प्राणी होते हैं वो श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये थे पाठ के सारांश। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे आपको दोस्तों को मदद मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।